हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं AKY नीट सिस्टम में। तो हमने लेक्चर नंबर 4 कर लिया था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4 हमने कर लिया था। और उसमें हमने पढ़ा था सेल वॉल क्या होते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स जो हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था। फिर कल हमने सेल वॉल पढ़ा था। जो हमारे राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, जो राइबोसोम होते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं, और जो यूकेरियोट के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं। ये यस का मतलब क्या था? ये यस जो था, ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था जिनका नाम है सोएडबर्ग यूनिट। सोएडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पर ही उन्होंने इसको पता लगाया था। तो सोएडबर्ग यूनिट के इसको दे दिया गया था। और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ये था यस। और क्या हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, इन सब की जो सेल वॉल होती है, प्लांट होता है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। और लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं चैप्टर का नाम, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है चैप्टर का नाम लिखना मस्ट है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है। अब हम आज हम पढ़ेंगे जो सेल वॉल होते हैं वो किन किन चीज में किस किस से बने होते हैं सेल वॉल। तो मैं बात करूं, अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है किससे बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, और एलगी की सेल वॉल कैसे किससे बनी होती है। तो आप सभी लोग बैक्टीरिया का, फंजाई का और प्लांट का बता देंगे कि सेल वॉल किस किस से बना होगा, लेकिन आपको शायद कुछ लोगों को ही पता होगा कि प्लांट और एलगी का सेल वॉल किससे बना होता है। जो हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। फंजाई का, जिसे हिंदी में बोलते हैं कवक, उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। और जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो 3 चीज़ों के मिक्सचर से बना होता है। एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है प्लांट की सेल वॉल। एक होता है सेल्यूलोज, एक होता है हेमीसेल्यूलोज। और जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनोज। गैलेक्टेंस, मेनोज, सेल्यूलोज, ये हमारा एल्गी का सेल वॉल बना होता है। गैलेक्टेंस गैलेक्टेंस, हेमिसेल्यूलोज और मेनोज। हेमिसेल्यूलोज उसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, प्लांट में रहेगा सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज। और जो एल्गी रहेगा इसमें मेनोज, सेल्यूलोज और गैलेक्टेंस से बना होता है सेल वॉल। प्लांट जो होता है वो हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। और जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो तो टिप पे रहता है, काइटिन से बना होता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है, फंजाई का काइटिन से बना होता है। इसे हिंदी में भी वही बोलते हैं, जिसकी हिंदी अलग होगी उसको मैं बता दूंगा। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज प्लस हेमी सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। और जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस प्लस मेनोज से बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से, प्लांट की सेलुलोज, हेमिसेल्यूलोज, और एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस गैलेक्टेंस और प्लस मेनोज से बनी होती है, ठीक है। ये आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। इतना आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं पूछूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो तो कॉमन था, मतलब वो प्लांट और एनिमल दोनों में मिल रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है। अगर मैं पूछूं
कि जो सेल मेम्ब्रेन हो वो किससे बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड एंड फास्फोलिपिड से बना होता है, मेड बाई फास्फोलिपिड एंड लिपिड से बना होता है हमारा क्या सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड एंड फास्फोलिपिड से बना होता है और उसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लिख लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाई लिपिड एंड फास्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड एंड फास्फोलिपिड, या मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड एंड फास्फोलिपिड दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, यानी अंतरपर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतरपर्दवी जालिका। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो दो प्रकार का था, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अंतरपर्दवी जालिका। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर, इसको यस ईआर बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। खुरदरी अंतरपर्दवी जाल का इसका हिंदी होता है खुरदुरी। खुरदुरी अंतरपर्दवी ये होता है, स्मूथ का मतलब चिकना, यानी चिकनी अंतरपर्दवी जाल का। ठीक है, अब ये बोलूं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, उससे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ क्यों पड़ा, जैसे ये भाई क्या है, इसको मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये एकदम स्मूथ है, इस पर कोई भी पार्टिकल जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये क्या है, स्मूथ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन अभी मैं बात करूं, ये मेरे पास पेंसिल है, इसको हम RER मान लेते हैं, तो ये भी RER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस पर राइबोसोम के छोटे छोटे के पार्टिकल पाए जाते हैं। ये इसका मतलब ये खुरदुरा है, तो इसको हम बोल दे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा स्मूथ था, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका कार्य क्या है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, मतलब वो लिपिड को बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन को बनाता है। इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री या प्रोटीन भी कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नॉट अटैच द राइबोसोम, मतलब राइबोसोम अटैच नहीं होता है। ठीक है, जबकि इससे अटैच द राइबोसोम, इससे राइबोसोम अटैच होता है। ठीक है, और ये लिपिड
सिंथेसिस करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्लस ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब कोई हानिकारक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में, उसको निकाल देता है, मतलब उसको निकाल देता है हमारी बॉडी से, मतलब ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। एक काम ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का मतलब जो हानिकारक सब्सटेंस हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सी पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानिकारक, तो उनका मतलब हमारे शरीर से बाहर निकालता है, हमारे शरीर से आउट कर देता है। क्या ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्म में उसका डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है किसको, ड्रग को, जो हमारे लिए हानिकारक है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। एक काम और करता है, क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन कर निकालता है, स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है, हार्मोन। आपसे मैं पूछूं कि एक स्टेरॉयड का हार्मोन का नाम बताइए, तो आप टेस्टोस्टेरोन याद रख लीजिए। स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। अब बोलेंगे भैया ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा है, तो इसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ये जब रिलीज होता है, मैनली ये 12 से 18 साल के बीच इसकी जो मात्रा होती है बहुत अधिक हो जाती है, जिससे ये रिलीज होता है, किस ग्लैंड से रिलीज होता है और हमारा आवाज़ भारी कर देता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। और जो ये RER है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, मतलब कंटिन्यू प्रोटीन बनाता है। कंटिन्यू प्रोटीन कहाँ बनाता है, मतलब कंटिन्यू प्रोटीन ये कहाँ पर बनाता है, जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी तो मैं उसको लूँगा, जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे शरीर को मुझे प्यास लगी तो मुझे जितना प्यास है उतने तो मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं रख दूँगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में RER तो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते तो हैं, लेकिन हर हमेशा ये नहीं कि करते ही रहते हैं, इस तरह तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। हमारे शरीर में कोई नियमित मात्रा में होनी चाहिए हर चीज़, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन ऐसी बात नहीं है जैसे मैं अपनी सांस को ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरी सांस अब बहुत ले रहा हूँ, अब थक चुका हूँ, अब रहने देता हूँ, नहीं भाई। तो ऐसे आप समझ लीजिए कहीं कहीं पर कंटिन्यू प्रोटीन बनते रहते हैं। तो कंटिन्यू प्रोटीन कहाँ बनते हैं, पहले आप बनता है कहाँ पर, ब्रेन सेल में, ब्रेन सेल में, और दूसरा बनता है पेनक्रियाटिक सेल, पेनक्रियाटिक सेल में यहाँ पर कंटिन्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, ठीक है। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आप एक बार फिर से समझ ले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थे वो दो प्रकार के होते थे, RER, SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदू में बोलते हैं खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदू में बोलते हैं चिकनी अंतरपर्दवी जालिका। चिकनी अंतरपर्दवी जालिका मेनली किसका सिंथेसिस करता था, वो लिपिड की सिंथेसिस करता, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता था। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो मेनली प्रोटीन की सिंथेसिस करता था, प्रोटीन की सिंथेसिस तो करता था। एक था कि परमानेंट कंटिन्यू वहाँ पर होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, वो कहाँ था, ब्रेन सेल था और हमारा पेनक्रियाटिक सेल था। इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट लीजिए। राइबोसोम क्या होता है? ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो निर्माण होता है इसी से होता है, राइबोसोम से। या मतलब इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। और एक पॉइंट और याद कर लीजिए, प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं। क्यों? राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री से बोलते हैं। राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ये हमारा राइबोसोम हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि मतलब राइबोसोम तो ये हो गया, एक होते हैं पॉलीसोम, जिसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं। तो हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम ये क्या होते हैं इसको हम बताते हैं। पॉलीसोम या इसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। इसका मतलब क्या होता है? ये पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम वो होते हैं, जैसे जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए होता है वहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं एमआरएनए पर जाके बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? अटैच करते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं उसको अटैच करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? अटैच करते हैं, सॉरी यार, बहुत अटैच करते हैं, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब एमआरएनए से अटैच होते हैं कौन? राइबोसोम। एमआरएनए से जब राइबोसोम अटैच होते हैं तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो क्या लिखेंगे? इच सर्वल, मतलब ये जो पॉलीसोम होते हैं ये राइबोसोम को पकड़ पकड़ के लाते हैं। कहाँ लाते हैं? जो पहले से मैं समझा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। इट इज सर्वल राइबोसोम टू अटैच सिंगल mRNA and help its ट्रांसलेशन। अब बोलेंगे सर ये ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? अनुवाद, लेकिन यहाँ पर अनुवादन बोलेंगे। अनुवादन एक ही बात है। ट्रांसलेशन किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की होती है। अब ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसके कहने का जब मतलब है कि जो पॉलीराइबोसोम होते हैं या पॉलीसोम जो होते हैं या पॉलीराइबोसोम जो होते हैं वो जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, एक आप पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, एक आएगा टॉपिक हमारे जेनेटिक्स में सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में ये होता था कि डीएनए से एमआरएनए बनता था। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनता था और एमआरएनए से क्या बनता था? प्रोटीन बनता था, जिसे हम जो डीएनए से एमआरएनए से बनता था उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे और हिंदी में बोलते थे अनुलेखन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता था तो उसको इंग्लिश में बोलते थे ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवादन। तो ये अनुवादन प्रक्रिया द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इसके कहने का मतलब है ये मैं समझाता हूँ। जो ये पॉलीसोम हैं या पॉलीराइबोसोम हैं, जब ये एमआरएनए रहता है तो पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम बॉडी से जहाँ भी रहते हैं कौन? राइबोसोम, उनसे उनको पकड़ पकड़ के लाता है, एमआरएनए से अटैच करवाता है। ये जो पॉलीसोम होते हैं एमआरएनए से किसको अटैच करवाते हैं? राइबोसोम को। जब ये राइबोसोम एमआरएनए से अटैच होता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। जैसे मैं ये मान लीजिए आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो मान लीजिए कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, ये कोई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये हमारा राइबोसोम है। क्या है? ये हमारा राइबोसोम है, ये हमारा राइबोसोम है। तो मान लीजिए
पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम गया, इसको यहाँ पर लाकर यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पर, mRNA पर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी किस विधि द्वारा, ट्रांसलेशन द्वारा, अनुवादन विधि द्वारा, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, ये हमारा mRNA है, mRNA, आप या RNA भी कह सकते हैं, यहाँ पर अभी आगे पढ़ाएंगे। ये mRNA है, ये हमारा क्या है, राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है। ये बॉडी में हमारे राइबोसोम जो होते हैं, पॉलीसोम क्या करता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जाता है राइबोसोम को पकड़ पकड़ के लाता है और कहाँ, किससे अटैच करवाता है, mRNA से अटैच करवाता है। जब mRNA से राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पूरा था पॉलीराइबोसोम का कार्य, फंक्शन। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। शॉर्टकट में इसको पढ़ लेंगे, डिटेल में इसको कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में, जस्ट समझाने। वैसे तो यही थोड़ा समझेंगे, वहाँ भी यही समझेंगे, बस थोड़ा और बताएंगे उसमें थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, डीएनए, ये हमारा डीएनए है। डीएनए हमारा कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, प्रति समांतर रहेगा। बहुत लोग डीएनए जो है इस तरह का बना देते हैं, इस तरह का, इस तरह डीएनए नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आप वैसे बना सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है। एक्चुअल डीएनए जो रहेगा कैसे रहेगा, एक बार फिर से मैं आपको बना के समझा। जैसे ये प्रति समांतर है, ये हमारा डीएनए है, क्या है हमारा डीएनए। और डीएनए से किस विधि द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा डीएनए। और ट्रांसक्रिप्शन विधि द्वारा किसका निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा। ये हमारा आरएनए है, कौन सा, mRNA। अभी आरएनए समझ लीजिए, ये mRNA है, ठीक है। ये हमारा mRNA है, ये हमारा mRNA, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, ये हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। ये mRNA से कौन अटैच होता है, ये हमारा राइबोसोम अटैच होता है, ये हमारा राइबोसोम अटैच होता है। ये हमारा क्या है, राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है। फिर राइबोसोम जब अटैच होता है mRNA से, तो हमारी कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन प्रक्रिया होती है, अनुवादन। फिर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्या बना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उस विधि को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा ही डीएनए से mRNA बनता है। और mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो प्रोकैरियोट में फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम करती है। जो फूड मटेरियल होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट में, वो उनको फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम करते हैं, कौन, इंक्लूजन बॉडी। तो हेडिंग डालेंगे इंक्लूजन बॉडी, ये क्या करती है,
रिजर्व फूड मटेरियल प्रिवेंट प्रिवेंट मतलब रोकती है, फूड मटेरियल प्रिवेंट इन प्रोक्योरियोट, जो फूड मटेरियल को रिजर्व होता है उसको रोकती है इन प्रोक्योरियोट। जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो प्रोक्योरियोट में जो रिजर्व मटेरियल रहता है, फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल रिजर्व रहता है उसको रोकती है, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रोक्योरियोट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि प्रोक्योरियोट मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोक्योरियोट होते हैं मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, क्या मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यूनिसेलुलर का, प्रोटिस्टा। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, काफी है, प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। कौन सा, प्रोटिस्टा। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट जो होते हैं मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, और प्रोटिस्टा जो है क्या है, ये यूनिसेलुलर है, बट ये यूकेरियोट में आता है भाई। प्रोटिस्टा जो है वो यूकेरियोट में आता है। ठीक है, इतना ही आप लिखिए, सॉरी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा आप बताइए प्रोकैरियोट में क्या आता है, मोनेरा, मोनेरा आता है। यूकेरियोट में क्यों कौन आते हैं, यूकेरियोट में प्रोटिस्टा हो गए, फिर हमारे हो गए फंजाई हो गए, फिर कौन हो गए, प्लांटी हो गए, फिर एनिमेलिया हो गए। ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्या है, यूनिसेल्युलर है, एकल कोशिकीय, जबकि ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। जो प्रोकैरियोट होते हैं मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो यूकेरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, वो लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है, चलते कैसे हैं, अपना प्लेस जो होता है वो परिवर्तन कैसे करते हैं, आप किसी स्थान को परिवर्तित कैसे करते हैं। जैसे मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं और होऊंगा, अभी जस्ट कहीं और होऊंगा, मतलब मैं अपना प्लेस चेंज कर रहा हूँ, मतलब अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जीव है तो अपना स्थान परिवर्तित करेंगे ही। तो ये अपना स्थान, इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमारा पैर है तो ये हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। यहाँ पर डालेंगे प्रोकैरियोट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है कौन सा होगा। प्रोकैरियोट में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजिला होता है। कल मैंने आपको बताया था फ्लैजिला इसी तरह प्रकार का था। जो फ्लैजिला था वो हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर था, किसमें, सिर्फ प्रोकैरियोट में, ना कि यूकैरियोट में। यूकैरियोट में कुछ दूसरा होता है। यूकैरियोट में जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है और सीलिया भी होते हैं, दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट रहता है उसमें सिर्फ फ्लैजिला ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो फ्लैजिला जो होते हैं ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। यूकैरियोट में सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैजिला दोनों
स्ट्रक्चर होते हैं, क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोकैरियोट में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला होता है, जबकि यूकैरियोट में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजिला एंड सीलिया दोनों होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोकैरियोट यूकैरियोट। अब जैसे यूकैरियोट में वैरायटी है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की वैरायटी है, तो हम अभी बताएंगे। डाल लेते हैं यू के रियोट also have variety। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का एक होता है एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। एक हमारा क्या होता है, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जो यूकैरियोट होते हैं वो अपने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को वैरायटी, मतलब उसकी अलग अलग वैरायटी होते हैं। यूकैरियोट में जो होता है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की अलग अलग वैरायटी होती है। कौन कौन सी वैरायटी होती है, दो वैरायटी होती है। एक हमारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है और दूसरा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को होते हैं, सो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ये बताते हैं आपको। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इसका एग्जांपल आप लीजिए, सीलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पर मैंने बताया है कि यूकैरियोट में सीलिया एंड फ्लैजिला है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, तो आप सीलिया एंड फ्लैजिला लिख लीजिए। जबकि साइटोस्केलेटन में इसमें आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसका एग्जांपल हो जाए माइक्रोट्यूब्यूल हो गया हमारा, और माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रो क्या है, माइक्रो करके कुछ है भाई, मुझे क्लियर याद नहीं है। माइक्रो ऐसे कुछ है, और एक फिलामेंट भी है, फिलामेंट है हमारा, फिलामेंट है। और एक हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है। माइक्रो करके कुछ नाम था भाई। साइटोस्केलेटन में जो हमारा जो यूकैरियोट में है आल्सो है वैरायटी, मतलब जो लोकोमोशन स्थान परिवर्तन में वो दो प्रकार के, एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो हमने बताया था सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं। जबकि जो साइटोस्केलेटन में होता है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, एक माइक्रो करके और कुछ नाम आता है, माइक्रो माइक्रोफिल्म कैसे, माइक्रोफिल्म ही होता है, माइक्रोफिल्म। ये हमारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। हम जब पढ़ रहे थे सेल, तो हमने क्या पढ़ा था, ऊपर से शुरुआत करते ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ा, फिर हमने सेल वॉल पढ़ा। अब सेल वॉल हमारा ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से सेल वॉल ख़त्म हो चुका है। मैंने क्या बताया था, इसी का लेक्चर कम से कम 2-3 लेक्चर चलेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, हर जीव में प्रेजेंट होता है, हर जीव में उपस्थित होता है। डिटेल्ड स्टडी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पॉसिबल ओनली आफ्टर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही इसको देखा गया था। इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के द्वारा ही देखने पर इसकी हुई। हम पुराने ज़माने में कैसा पता था कि ये था, उसको माइक्रोस्कोप से देखे इसका डिटेल इसका अध्ययन किए, जिससे इसकी डिस्कवरी हुई। ये क्या था, इसमें लचीलापन होता था, सेल मेम्ब्रेन जो होता था इसमें लचीलापन होता था। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर से। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।